मेरे परम मित्र और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी, और आज इस हमारे आंगन में जो उपस्थित है विविध विश्वविद्यालयों के, विविध महाविद्यालयों के युवा स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं और अन्य सभी बुजुर्ग और सुलझे हुए नागरिक बहनों और भाइयों, जितना विषय प्रदीप जी ने बताया वो पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा बोलने जैसा अब इसमें बचा नहीं है। और इन्होंने जो बताया उसके निष्कर्ष आप समझ लीजिए कि कोई भी अमेरिका के दबाव में कार्रवाई रुकी नहीं, कोई कार्रवाई रुकी नहीं है। सीज फायर शब्द गलत है, जिसका पाकिस्तान उपयोग करता है। भारत ने उस शब्द का कभी उपयोग नहीं किया है। युद्ध अभी भी जारी है। ये जिस तरह से उन्होंने बताया, युद्ध का फॉर्म बदलता है, प्रकार बदलता है, तरीका बदलता है, तौर बदलता है। और ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बताया है, अगली कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी 5-10 दिन की, तुरंत उसी समय उसको जवाब दिया जाएगा। जिसको आजकल एक न्यू नॉर्मल शब्द है ना, यूज़ करते हैं। अभी ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि पाक कोई गलती करे तो उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा। आपको सिर्फ पाक की ही बात नहीं है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक घटना घटी थी। NSCN के, जिसका कैंप म्यांमार में है, और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक बड़ी जीप, एक बहुत बड़े बस को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 16, 17 या 20 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर बलिदान हुए थे। उसके तुरंत बाद में पहला सर्जिकल स्ट्राइक ये म्यांमार में घुसकर, जहाँ पर वहाँ कैंप था नागा आतंकवादियों का, उस कैंप में घुसकर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को वहीं ख़त्म करने का काम ये भारतीय सेना ने किया था। उधर ही भारत ने अपने तेवर दिखाए थे कि हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का भारतीय सुरक्षा और बाकी देशों के प्रति जो विदेश नीति है, उसका जो स्वभाव है वहीं पर पता चला था। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब उनका इंटरव्यू हुआ था और उनको पूछा कि आपकी विदेश नीति कैसे रहने वाली है, उन्होंने 3 वाक्य बताए थे। हम किसी के सामने आंख झुकाएंगे नहीं, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, सामने वाले के आंख में आंख डालकर बात करने की हम हिम्मत रखेंगे। इसका मतलब हम किसी को डरेंगे नहीं, हम किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा हमारा देश रहेगा कि हम सबकी आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिम्मत रखेंगे। आज हमने, चाहे पहले डोकलाम हो, बाद में गलवान हो, चीन के आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाई है। सरेंडर की बात करते हैं। सबसे पहली बात, राहुल गांधी को यह पता रहना चाहिए कि पाकिस्तान अगर बना है तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है, उसके परदादा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश का बंटवारा हुआ है। जबकि और जेल में जाने की हिम्मत नहीं थी और लंबी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल देकर हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई और डराया कि आप हमें पाकिस्तान दे दो, नहीं तो हम इसी तरह से हत्याएं करेंगे, हिंदुओं को लड़ने की हिम्मत ही नहीं दी, सावरकर की बात नहीं मानी, और उसका परिणाम यह था कि पाकिस्तान बना। तो पहले पाकिस्तान बनने के लिए जिम्मेवार अगर कोई है, कोई रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है, तो पहले कांग्रेस है। उसके बाद में जब ये पाकिस्तान ने पहला हमला किया कश्मीर के ऊपर, उस समय भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाकर
ठोकना शुरू किया, घुसपैठियों को भगाना शुरू किया, और खदेड़ते खदेड़ते पीओके के उसी समय जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जे में लिया था, उसी समय लिबरेट हो जाता, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं कि पीओके हमारा हम लेकर रहेंगे। भारतीय सेना सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में आगे जा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरकत में आकर आकाशवाणी में भाषण देकर रोकने के लिए बताया कि नहीं, आगे जाना नहीं है। तो सरेंडर कौन कर रहा है? सरेंडर तुम्हारे अंदर जो गांधी खानदान का जो लहू है ना, खून है ना, वो सरेंडर का खून है। वो सरेंडर में से निकला हुआ खून है, क्योंकि सबसे पहला सरेंडर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जिम्मेवार कौन है? आज कांग्रेस जिम्मेवार है, गांधी परिवार जिम्मेवार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है। और जब 1962 में हमला हुआ चाइना का, तब क्या कर रहे थे? आपके परदादा ही होते हैं ना, परदादा होते हैं राहुल जी, आपके परदादा नेहरू जी क्या कर रहे थे? इसी दिल्ली में कबूतर उड़ा रहे थे, शांति के कबूतर उड़ा रहे थे, और हिंदी चीनी भाई भाई की घोषणाएं दे रहे थे। मतलब उनको पता ही नहीं कि चाइना विस्तारवादी है, वो चाइना कभी भी हमला कर सकता है। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया था किसको? कृष्ण मेनन को। कृष्ण मेनन कम्युनिस्ट थे, और चाइना को सपोर्ट करने वाला डिफेंस मिनिस्टर इन्होंने बना के रखा था। और डिफेंस मिनिस्टर ऐसे बताता था कि भारत को हथियार बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो हम पर कौन हमला करेगा? और अगर हमले ही नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो डिफेंस में आर्म्स का प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है? इसलिए आप युवाओं को सुनकर हैरानगी होगी, यू विल बी शॉक्ड टू नो that during Nehru's regime there was no arm production in ordnance factories. In fact, Krishna Menon ordered production of number of things. कहीं पंखा बनाने के लिए बताया, कहीं पर तो डिकॉक्शन कॉफी के फिल्टर्स बनाने के लिए बताया कि आप हथियार क्यों बनाते हो? भारत देश हथियार काहे बनाए? क्योंकि हम शांतता प्रिय है, हम शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। भैया, आप शांति प्रिय है, इसका मतलब आपका पड़ोसी शांति प्रिय होगा, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। और इसलिए आपकी अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाना ये किसी भी देश का कर्तव्य होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। आपने एक बात कही कि क्यों पुरानी बातें निकालते हो, तो पुरानी बातें इसलिए निकालनी पड़ेगी कि जो आज ये बातें सरेंडर की निकाल रहे हैं, उनका जब इस देश पर राज था तब उनका क्या बिहेवियर था ये तो जनता को पता चले। तो सरेंडर वाले मोदी नहीं है, ये सर अंदर वाले यही लोग हैं, गांधी परिवार के लोग, जिनका शरीर के अंदर गांधी परिवार का जो खून है, ये गद्दारी का खून है, देशद्रोह का खून है। चाइना के साथ जाकर बैठकर एमओयू 2008 का फोटो आप लोगों ने देखा है। अगर कोई एक भारत की पॉलिटिकल पार्टी, आप सब वाइज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक जवाब दीजिए, भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसकी संसद में नेता सोनिया गांधी है और जिसका शायद अध्यक्ष राहुल गांधी होगा, उस समय नहीं होगा तो भी वही तो राजकुमार है, वही तो सर्वे सर्वा है। ये लोग चाइना में जाते हैं और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू साइन करते हैं, एक एमओयू, ठीक है। अभी ये जो एमओयू साइन किया है, इसका ड्राफ्ट जानने की भारत की जनता का अधिकार है कि नहीं, आप बताइए। एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, लिसन केयरफुली, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख जो उस पार्टी को चलाते हैं, वो विदेश में जाकर, विदेश की, वहां देखिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं है चाइना में, वो सब एक ही पार्टी चलाती है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आकाओं के साथ बैठकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो उन्होंने क्या साइन किया, वो ड्राफ्ट समझना यहां बैठे हुए हर व्यक्ति का अधिकार है कि नहीं, बताइए। जो पार्टी आपसे चुनाव में वोट मांगने के लिए आती है,
वो पार्टी आपसे चुनाव में वोट मांगने के लिए आती है, उसको ये सवाल आपने पूछना चाहिए कि नहीं कि आपने चाइनीज पार्टी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया। इट इज अवर राइट टू नो। लेकिन 2008 से आज 2025 आया, भारत में कभी भी उन्होंने क्या साइन किया, चाइना के साथ उनका क्या पैक्ट हुआ है, इसकी आज तक जानकारी हमें नहीं मिली। देशद्रोही कौन है, सरेंडर मेंटालिटी वाले लोग कौन है, इसमें से आप लोगों को समझ में आएगा। अक्साई चीन की आपने बात कही। अक्साई चीन एक ऐसा हिस्सा था कि जो पीओके में था और उस समय पाकिस्तान का उसके ऊपर कब्जा था। चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी है, देखिए, जो जो भारत से डरेगा वो पाकिस्तान से दोस्ती करेगा। दुनिया में जो जो भारत को अपना कॉम्पिटिटर मानेगा वो पाकिस्तान से दोस्ती करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि भारत कमजोर रहे, और भारत अगर कमजोर रहना है तो पाकिस्तान को मदद करना, अमेरिका मदद करेगा, चाइना मदद करेगा, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि भारत कमजोर रहे। भारत के अंदर टैलेंट भयंकर है। आज अमेरिका के नासा से लेकर उनकी हेल्थ सिस्टम से लेकर दुनिया भर के जो हिंदुस्तानी व्यापार करने वाले, उनमें इतनी शक्ति है कि अमेरिका भारतवासियों के टैलेंट को समझता है। दुनिया का सबसे बड़ा नौजवान देश कोई है तो वो भारत है। भारत के 60% जनता ये युवा है, मतलब 80 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर युवा है। तो भारत एक नौजवान देश है, भारत एक टैलेंटेड देश है। जो अमेरिका भारत का टैलेंट देख रहा है, सिलिकॉन वैली से लेकर व्यापार से लेकर सारी चीज में जो वहां हिंदुस्तानी बसे हैं, उनका आचार विचार व्यवहार और टैलेंट, ये सारा अमेरिका देखता है। और तीसरी चीज है, किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे तेल की बात हो, चाहे यूरेनियम की बात हो, और लिथियम भी बहुत ज्यादा मिला है ना भारत में, जो भविष्य में सबसे बड़ा जो अर्थ के जो हमारे मिनरल्स है वो भारत में खचाखच भरे हुए हैं। जो जिस देश में टैलेंट है, जिस देश में काम करने वाले युवा है, जिस देश में नेचुरल रिसोर्सेस है, वो देश कभी भी सुपर पावर बन सकता है और बन के रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जो बार बार बता रहे हैं वो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। अमित भाई शाह बताते हैं हमें विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु का अर्थ होता है सुपर पावर। और भारत के अंदर, तो भारत के अंदर ये जो ताकत है ये चाइना जानता है, भारत के अंदर की ताकत को यूएस जानता है, सभी जानते हैं। लेकिन जिनको डर लगता है वो पाकिस्तान के पीछे खड़े रहेंगे। और इसलिए जब पाकिस्तान ने अपने मित्र चाइना को अक्साई चीन निकाल कर दे दिया, ऐसे ही निकाल कर दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, चाइना ने मांगा उन्होंने दे दिया, पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो आपका हिस्सा है, हम कहते हैं ना पीओके हमारा है, तो हमारी कोई चीज मान लो दूसरे के पास है और वो चीज परस्पर किसी ने दूसरे को दे दी, तो आप ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे ना, भैया अभी ये चीज तुम्हारे पास है लेकिन वो मेरी है, तू कैसे दे देता है उसको। ये ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। अरुणाचल प्रदेश, जिसका कोई लेना देना चाइना के साथ नहीं है, रुक्मिणी की कहानी आपने भगवान कृष्ण की सुनी होगी। रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान कृष्ण लेकर जा रहे थे और रुकमंगद ने पुकारा युद्ध के लिए रुक्मिणी का भाई, युद्ध किया उसके साथ, और युद्ध करने के बाद जब उसको फाइनली सुदर्शन चक्र से मारना चाहा, तब रुक्मिणी ने सुदर्शन चक्र रोकने के लिए कृष्ण को कहा, बताया मेरा भाई है, उसको जान से मत मारो, सिर्फ जाकर सबक सिखाने के लिए बताओ। तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बताया, जाओ उसको मारो मत जान से, बस उसका मुंडन करके आ जाओ। तो सुदर्शन चक्र गया और उसका पूरा मुंडन करके, मतलब आजकल आप लोग हेयर स्टाइल रखते हो ना, यहाँ के सारे बाल नीचे के काट देते हो, सिर ऊपर रखते हो, वो एक्चुअली सुदर्शन चक्र ने किया हुआ रुक्मंगद का मुंडन है। तो वो जो मुंडन है, आज भी मिश्मी जनजाति के लोग अरुणाचल में जो रुक्मिणी की संतान मानते हैं, वो उसी प्रकार का हेयर कट रखते हैं, मर्द लोग जो है वो। तो वो रुक्मिणी का अरुणाचल प्रदेश है।
तो रुक्मिणी का अरुणाचल प्रदेश अगर चाइना कहता है कि हमारा है, तो फिर उसका अर्थ यह है कि फिर सारा चाइना ही हमारा है, क्योंकि रुक्मिणी हमारी है, कृष्ण हमारा है। अब ऐसी परिस्थिति में अरुणाचल प्रदेश में कोई भी भारत का मंत्री जाता है तो एक लेटर ऑब्जेक्शन का चाइना भेज देता है। पता है आपको कि अरुणाचल हमारा है, उसमें इंडियन डिप्लोमेट कैसे गए, इंडियन मिनिस्टर कैसे गए, मतलब जिस अरुणाचल से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं। वहां भारत का कोई मंत्री जाता है तो वहां से लेटर भेजते, हाउ यू एंटर अवर टेरिटरी, जो उनकी है नहीं। लेकिन पंडित नेहरू ने इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और पार्लियामेंट में जब पंडित नेहरू को पूछा गया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, तो आपको पता है नेहरू का जवाब क्या है? ये सरेंडर मेंटालिटी क्या है? ये उन्होंने कहा कि अरे जाने दो ना, जिस जमीन पर घास का एक तृण नहीं उगता वो जमीन किस काम की। मतलब भारत माता के एक हमारे भूभाग के ऊपर जमीन का तृण नहीं उगता, इसलिए वो भूमि किस काम की बोलने वाले नेहरू का ये परपोता है। ये सरेंडर मेंटालिटी वाला ये खुद है। और इसको हैरानगी होती है कि भारत में ऐसी कौन सी सरकार है जो हम परंपरा से सरेंडर करते आ रहे हैं, ये सरेंडर नहीं करते हैं। तो झूठ पे ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, लांछन लगाने का काम राहुल गांधी करते हैं। लेकिन राहुल जी को पता होना चाहिए भारत की जनता अब बेवकूफ नहीं है, ये उनको पता होना चाहिए। उसमें एक मजेदार किस्सा भी हुआ। ओम प्रकाश त्यागी करके सांसद थे, वो पार्लियामेंट में खड़े रहे, नेहरू जी को सवाल पूछा, उन्होंने अपनी टोपी निकाली और अपना सर जो गंजा था वो दिखा दिया और नेहरू जी को पूछा, नेहरू जी मेरे सर के ऊपर एक भी बाल नहीं उग रहा, क्या करना है, दे देना है इसको भी चाइना को? तो सब लोग हंसने लगे। ये आपका पहला प्राइम मिनिस्टर इस देश का। और बाद में भारत का कांग्रेस का जब सरकार थी तब डिफेंस मिनिस्टर एडमिट करता है, कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए, क्या नाम है उनका, वो जिन्होंने का एंटनी, एके एंटनी ने एडमिट किया कि हमने चाइना के सीमा पर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। आप सुनिए, आप बहुत हैरान रह जाएंगे, मतलब कितना नो कॉन्फिडेंस या कितनी हतोत्साहित मेंटालिटी, फ्रस्ट्रेटेड मेंटालिटी इंडियन गवर्नमेंट की, कांग्रेस की थी। उन्होंने बताया कि अगर हमने वहां पर रोड्स बनाए, हेलीपैड्स बनाए, टनल्स बनाए, रेलवे बनाई, तो कल जब चाइना आक्रमण करेगा तो वो उसको यूज करके हमारे जल्दी नजदीक पहुंचेगा। तो इससे अच्छा है कि वो बनाए ही नहीं, ताकि वो जब हमला करेंगे तब आते समय उनको तकलीफ होगी, आने में मुश्किल होगा, इसलिए कुछ मत बनाओ। मतलब भारतीय सेना के ऊपर आपका विश्वास ही नहीं, हमारे पौरुष पराक्रम पर आपका विश्वास नहीं। और उसी का परिणाम है, आपने बताया कितनी सुंदर बात, राहुल गांधी की एक तस्वीर नहीं है सेना के जवानों के साथ, और आज बताते हैं हमारे सेना के जवानों ने पराक्रम किया, लेकिन सरकार कैसे, मोदी कैसे गलत है। मतलब सेना के जवानों को वो बोलते नहीं कुछ, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट बोलने जाएंगे तो ऐसे ही चुनाव में भी साफ हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सरेंडर करने वाले लोग हैं और इनकी परंपरा सरेंडर की है। सही कहा ना मैंने? और बाकी इंदिरा गांधी जी के समय के तो उदाहरण आपने दे ही दिए कि हमारी सेना जीत कर आती है। 90,000 सैनिक, 90,000 सैनिकों को घुटने के बल पर बिठा दिया बांग्लादेश की, बाद में बांग्लादेश बना, वो पाकिस्तान के सैनिक थे, लेकिन उनको कुछ न करते हमने ऐसे ही छोड़ दिया। आपको मालूम है भारत के सैनिकों के साथ पाकिस्तान क्या करता आ रहा है? वो वीडियो आपने देखा कि जो हमारे सैनिक का मुंड काटकर उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। और उस समय सुषमा स्वराज जी थी और उन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा था कि अरे हमारा जो गया है उसको अगर आप लाकर नहीं दे सकते हैं, वो मुंड तो आप लाकर नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उनके 10 मुंड तो काट सकते हो, ये सुषमा जी ने पूछा था। लेकिन उस समय कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। सरेंडर मेंटालिटी की ये पार्टी है और इसके आका जो ऊपर में बैठे हुए हैं, चाइना के, उनकी एनजीओ को आने वाला चाइना का फंड, कितनी बातें बताएं,
ये चोरों की बारात है, इन चोरों की बारात का सरगना है, सब जगह पर चिल्लाता घूम रहा है मोदी के खिलाफ, और देश की जनता बुद्धिमान है, ये ऐसे छलावे में आने वाली नहीं है। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही है, जिसके बारे में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं, उसके ऊपर 4 शब्द बोलकर मेरा विषय समाप्त करूंगा। उसने महाराष्ट्र के इलेक्शन के प्रक्रिया पर इलेक्शन कमीशन और सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने जो है ये जबरदस्ती चुनाव जीत लिया, जो महाराष्ट्र का चुनाव जीता। साथियों, देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत सुंदर आर्टिकल, राहुल गांधी के हर प्रश्न का उत्तर देने वाला और पूरे सबूत के साथ उत्तर देने वाला आर्टिकल उन्होंने छापा है, और वो आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िए। उसको मैंने भी ट्वीट किया है, नड्डा जी ने भी उसके पॉइंट्स लिखकर ट्वीट किया हुआ है, हमने पढ़ना चाहिए। लेकिन उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। वो जिसको अभी सावरकर जयंती के कार्यक्रम में मैंने महामूर्ख कहा, बिगेस्ट इडियट कहा, उसके आरोपों पर मैं नहीं जाऊंगा, उसको मैं सलाह दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड महाराष्ट्र में इतना प्रचंड विजय क्यों हुआ, उसके मैं कारण आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला कारण है 2.5 साल मविया की सरकार थी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सरकार थी, और 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सरकार थी। महाराष्ट्र की जनता ने तुलना की है 2-2.5 साल की, और इसमें उनके ध्यान में आ गया कि कोविड में कितने फ्रॉड्स किए। उनके समय कोविड आया, कोविड में कितना घोटाला, कितना पैसा खाया जनता का। जब जनता मर रही है तब इनकी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। जनता मर रही है, और मराठी में शब्द है घर कोंबड़ा, मुर्गा जो घर में बैठा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता, उसको मराठी में घर कोंबड़ा कहते हैं। तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, सारी जनता बोलती थी एक घर कोंबड़ा है, घर से निकलता नहीं, डर के मारे कोविड में निकला ही नहीं घर से चीफ मिनिस्टर। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी रोज नए जिले में जा रहे थे, मौत के साथ खेलकर, मौत की परवाह न करते हुए लोगों का हालचाल लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी जा रहे थे। जनता देख रही थी कितना भ्रष्टाचार किया, मुस्लिम वोटों के लिए कितने गिर गए, जनता देख रही थी। और बाद में जब हमारी सरकार बनी, तो हमारी सरकार विकास की सरकार कैसे रही ये भी जनता ने देखा, उनके 2.5 साल विनाश के कैसे थे वो भी जनता ने देखा। तो सबसे पहला मुद्दा, पीपल कंपेयर्ड 2.5 years of MVA government and 2.5 years of Mahayuti government, and they found Mahayuti government was far better, rather the best, and that is why it should be elected। ये पहला कारण। दूसरा कारण, जो योजना नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान की योजना को अभी उसकी एनिवर्सरी हमने 2 दिन पहले की, और लाडली बहना, लाड़की बहन, जो देखिए इस देश में गरीबी किसके कारण आई। इस देश के अंदर गरीबी आने का कारण कांग्रेस का 60-65 साल का इस देश के ऊपर रूल है। गरीबी हटाओ बोलते थे, और गरीबों को हटा देते थे, 5 स्टार होटल्स बनाते थे। तो गरीबी तो हटी नहीं, दशकों से देश में गरीबी नहीं, दशकों से गांधी परिवार का राज था। अब जब गरीबी हटेगी नहीं, माँ को, बहन को अपना घर चलाने में मुश्किल होगी, तो सरकार अगर उसको हर महीना घर चलाने के लिए मिनिमम, कोविड में 500 रुपया मोदी जी ने दिया, रेशन फ्री किया उनके लिए घर चलाने के लिए, और ऐसा अगर योजना महाराष्ट्र सरकार लाती है तो कौन सी गलत बात है। तो महाराष्ट्र की बहनों ने तय किया कि जिन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा उनको हम सरकार नहीं देंगे, और ये सरकार जो हमारे बारे में सेंसिटिव है उसको हम चुनेंगे। तो किसानों ने, लाडली बहनों ने बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया, इसलिए महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड विजय हुई। मैंने आपको दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण, उसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ वो महाराष्ट्र चुनाव के पहले हुआ, और भारत के सारे हिंदुओं के मन में एक प्रश्न निर्माण हो गया कि आप इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को क्यों मार रहे हो। आपका अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी है तो फिर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ हमला करते हो, वो भी गैर कानूनी, वहां कानून कहाँ है। लेकिन हिंदुओं को टारगेट करके 500 से अधिक हिंदुओं की हत्या
हजारों महिलाओं के ऊपर बलात्कार, कई सारे मंदिरों को तोड़ा जाना, ये सारा जब देखा तो महाराष्ट्र की जनता के मन में भी एक प्रश्न निर्माण हो गया कि ये क्या हो रहा है। और उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पार्लियामेंट में कहा कि वहां के माइनॉरिटी हिंदूज के बारे में हमें चिंता है, न राहुल गांधी ने एक शब्द उनके बारे में कहा, न उद्धव ठाकरे जी ने कहा, न शरद पवार ने कहा। मतलब महाराष्ट्र के हिंदुओं के समझ में आ गया इनको हिंदुओं की कोई कदर नहीं है। उसी दरमियान दिल्ली में वक्फ बोर्ड का कानून जो अमेंड करने का जो बिल लाया, वो भले उस समय जेपीसी में चला गया, लेकिन उस समय महाराष्ट्र के कांग्रेस और शिवसेना नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो कट्टरपंथियों के पक्ष में स्टेटमेंट्स दिए। उस समय जो मुस्लिम लीडर्स उनके पार्टियों के थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, अरे कोई मुंबई वाला कहता है ये लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये सारा का सारा हमारा है, ये वक्फ है, आपको खाली करना पड़ेगा। अरे कोई पागल लोग है क्या? बाप का माल है क्या? ये हमारा है, आपको खाली करना पड़ेगा। एक तो इधर तक बोला कि ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग वक्फ की प्रॉपर्टी है। कौन बोला? बदरुद्दीन अजमल, आसाम का AIUDF का चीफ। आपको मालूम है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग किसकी प्रॉपर्टी है? अभी हमने जिनकी 300वीं जन्म शताब्दी मनाई, अहिल्या देवी होलकर, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी के, होलकर लोगों की वो प्रॉपर्टी थी। और अहिल्या देवी होलकर के जो सक्सेसर थे तुकोजी होलकर, वो तुकोजी होलकर ने अंग्रेज सरकार को पार्लियामेंट बनाने के लिए वो लैंड दी थी। जो आज लैंड खड़ी है ना, वो अहिल्या देवी होलकर, होलकर डायनेस्टी ने दी हुई प्रॉपर्टी है। कहाँ वक्फ का संबंध है? जो मन में आए बोलते जाए। और उसको समर्थन महाराष्ट्र की जनता ये सारा देख रही थी। गणपति आया, गणपति में मुस्लिम बहुल इलाके धुले है, मालेगांव है, गणेश जी के यात्रा के ऊपर, विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले हुए। महाराष्ट्र की जनता देख रही थी कि हमारी अपनी सरकार रहते हुए मेजॉरिटी एरिया में ये कर रहे हैं, अगर ये मविया आ गया तो 200-300 जगह पर हमले चालू हो जाएंगे, इतने हौसले इनके बढ़ेंगे। इसलिए एक स्वाभाविक हिंदुओं का मन आंदोलित हो गया था। राहुल गांधी जी, वोट जिहाद हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट जिहाद हुआ। मालेगांव एक लोकसभा की मैं आपको बात बताता हूं, उसमें 6 असेंबलीज है, उसमें से 5 असेंबलीज में बीजेपी प्रचंड लीड लेकर आ गया। सबकी लीड मिलकर लगभग 1,90,000 से ज्यादा लीड 5 असेंबलीज में मिली। और सिर्फ एक असेंबली मालेगांव जो मुस्लिम एरिया बहुल है, उन्होंने वो सारा लीड तोड़कर 2-2.5 हजार वोट से, 3,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। कैसे पॉसिबल है? मतलब 5 असेंबली में लीड मिलता है और एक असेंबली में वन साइडेड वोटिंग होता है जो मुस्लिम एरिया है। और आज भी वो केस चल रही है कि उसमें 30 से 35 हजार फर्जी वोटर्स थे। एक्चुअली हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है, लेकिन ये वोट जिहाद है जिसके कारण हारे। महाराष्ट्र की जनता के सारी चीजें ध्यान में आ गई। और आखिरी मुद्दा, महाराष्ट्र में जो ये 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे इकट्ठा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस राहुल गांधी की, इनमें एक ही नहीं थी, ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी कर रहे थे। तो जनता देख रही थी कि ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी अभी कर रहे, जब सरकार नहीं आई है। ये महाराष्ट्र को स्थिरता देने वाली नहीं है। महाराष्ट्र को स्थिरता, स्टेबिलिटी देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व में बीजेपी की गवर्नमेंट, महायुति की गवर्नमेंट दे सकती है। इतने सारे कारणों के कारण आप जब ये सवाल पूछते हो महाराष्ट्र में कि इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया, ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज किया गया, आप 9 करोड़ महाराष्ट्र के वोटर्स का अपमान करते हो, ये आपके समझ में नहीं आता है। उन्होंने अपनी इच्छा से जो सरकार चुनी है और उस सरकार ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। देखिए ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के ऊपर जो बोलना, सरेंडर विरेंडर, ये हरियाणा में जीत नहीं सके, उनको लगा कि हरियाणा में जीतेंगे, जीत नहीं सके। जम्मू कश्मीर में ये उखड़ गए, वहां पर इनका कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में ये खत्म हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन देने की औकात नहीं रही इनकी। और उसके बाद में दिल्ली में
जो शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की हो गई, उसके बाद में इनको रात की नींद हराम हो गई। अब हमारे पास राज्य ही क्या बचे हुए। और इसलिए आने वाले जो चुनाव है, बिहार का चुनाव है, बाद में 5 राज्यों के चुनाव है, केरला है जिसमें वो एक प्रिंसिपल अपोजिशन है, तमिलनाडु में तो वो दशकों पहले खत्म हो चुके हैं, असम में वो प्रिंसिपल अपोजिशन है, पश्चिम बंगाल में उनका कुछ बचा नहीं है, लेकिन उनको आने वाले चुनावों की चिंता है। और इसलिए राहुल गांधी ये भारतीय सेना के पौरुष पराक्रम के ऊपर गंदी ऊंची राजनीति कर रही है। और ये राजनीति को डिफीट करना, और ये राजनीति को डिफीट राजनीति के माध्यम से ही किया जा सकता है, और वो हम करके दिखाएंगे इस वादे के साथ। ये सरेंडर का नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए आप सब युवा है, आपने इन सारी बातों को छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर, इसके रील बनाकर, अपने विचार बनाकर, सोशल मीडिया में चलाकर आने वाले युवा पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए आज मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना तेजस्वी जो हमारा देश का पौरुष पराक्रम, जिसमें चाइना के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे वो वैसे ही निकले जैसे चाइनीज मोबाइल महीने भर में रद्दी के टोकरी में डालने के औकात का रहता है। तो चाइना के डिफेंस प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्स थे उसमें कहीं 10%, कहीं 20% एकदम गिरावट आ गई। कई देशों के लोगों ने बताया चाइना को, नहीं चाहिए आपकी तोहफे, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो फेल हो गई पाकिस्तान के अंदर। और मेक इन इंडिया, हमारी सारी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई। ऐसी कई सारी बातें हैं। उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, जो रेसिडेंस था, जो लोग रहते थे, ऐसे लोकेलिटीज के ऊपर उन्होंने ड्रोन से अटैक किया। भारत ने उनके किसी भी सिविल एरिया पर अटैक नहीं किया। दोनों के व्यवहार में, चरित्र में फर्क देखिए। उन्होंने सारा जो हमारी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में सब जगह घुसने का प्रयास किया, प्रचंड फायरिंग की, उसमें हमारे कुछ लोग मारे गए। लेकिन इंडियन आर्मी में जो जवाब दिया, उनकी पीछे हट हो गई सब जगह पर, वहां पर भी वो फेल हो गए। तो भारत सब जगह पर यशस्वी हुआ है। ट्रंप क्या बोलता है उसके ऊपर मत जाइए। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, हमारे देश के अंदर आर्मी के ऑफिसर्स क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जाइए और इसके ऊपर निर्णय करके भविष्य में भारत को विकसित और श्रेष्ठतम देश बनाने में हम सभी अपना योगदान दें। इसलिए आज मैंने, प्रदीप जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आए, युवाओं का मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने वाली जो यहाँ युवाओं की टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सबको धन्यवाद देता हूं, इतना समय आप आए और आपने अपने प्रश्न भी पूछे और आपने उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार भारत माता की। मेरा आवाज़ आपसे ज़्यादा बड़ा है, मैं ये बंद करूं? भारत माता की वंदे वंदे। भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, है ना? भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने किए ऑपरेशन सिंदूर से धमाके। भारत ने किए ऑपरेशन सिंदूर से धमाके और पाकिस्तान में निकले आतंकियों के जनाजे। जनाजे देखे ना? और जनाजों में बड़े बड़े ऑफिसर्स गए। इसका मतलब कोई बड़ा जरूर मरा है। और कौन मरा है? तो ये दोनों जो है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनका सिंदूर के बाद कहीं अपीयरेंस आया है? इनका कोई वीडियो आया है? इनका कोई फोटो आया है आफ्टर सिंदूर? नहीं आया है ना? जल्दी जल्दी भेजे और कंफर्म करें कि भाई आप जिंदा हैं। या फिर वो जो सारा जो आपको दफन विधि में जो इतने बड़े बड़े पाक के गवर्नमेंट के लोग आए और एंडोर्स कर रहे थे कि आतंकवादी हमारे, और इतने बड़े, तो वो कौन थे? तो इसलिए समझने वाले को इशारा काफ़ी है। हम सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े रहेंगे, सभी नेशनल एंथम कहेंगे। और सूचना तो आपको विनय जी ने वगैरह दी है।
29 जून को शाम को 5 से 7 आप सबको पूरी ताकत के साथ लगना है। इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति, सशस्त्र क्रांति सबसे पहले आदिवासियों ने की है। सबसे पहले आदिवासियों ने की है, जिसमें 10,000 आदिवासियों ने बलिदान दिया है। 10,000 आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतारा है और उस क्रांति का नाम हूल है। और उस हूल दिवस को मनाना हम लोग हर साल मनाते हैं। तो इस साल भी हूल दिवस का कार्यक्रम है 29 जून को। वो एक्चुअली 30 जून का दिवस है, लेकिन हम हूल दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ा कार्यक्रम करेंगे। वेन्यू और उसके गेस्ट आपको बाद में पता चलेंगे। आप सबको वो समय ब्लॉक करना है और अभी से उसका कैंपेनिंग शुरू करना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, जो QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आप लोग माय होम इंडिया के जो सारे हैंडल्स है उसको अपने आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। मैं चाहता हूँ आप सब वॉलंटियर्स बन के हूल दिवस के कार्यक्रम के लिए काम में आज से ही लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाये तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी यहाँ तुरंत भोजन की